शुरुआत में हमें समय दिखाया जाता है 4000 साल पहले का, जहाँ पर मोस्टस एक बंदे के ऊपर अटैक कर रहे थे। वो बंदा आइस की शील्ड बनाता है और उन मोस्टस को देखने लगता है। फिर एक पावरफुल अटैक आइस का उन मोस्टस के ऊपर करता है। उस बंदे का ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल था कि कोई भी मोस्टर उसके पास आने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। वो सारे के सारे मोस्टस अपने मन में सोचते हैं, इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई? आखिरकार ये है कौन? हमने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तभी वो बंदा हवा में उड़ने लगता है और कहता है, मैं हूँ मानवता का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेट मेज 9 स्टार का लूकस ट्रूमैन। वो मोस्टस उस बंदे से कहने लगते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पंगा लेने की? तो वो स्माइल करता हुआ कहता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि मेरे पास चाहने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा इंसानों की मदद ही कर दी जाए। इसे ही हम दरिया दिली कहते हैं शायद, और मानवता भी। तभी वो मोस्टर भी कहता है, हम तुम्हें आज मार कर ही मानेंगे। तो वो बंदा एक पावरफुल अटैक को जनरेट करता है, जिसे देखकर वो मोस्टर्स भी डर जाते हैं। और वो बंदा कहता है, अब तुम्हें इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है कि तुम्हारे साथ अब क्या होगा। और वो नीचे उस अटैक को कर देता है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि नीचे तबाही ही मच जाती है। और वो बंदा कहता है, इंसान इतने भी वीक नहीं है जितना कि तुम मानते हो। तभी उसको एक आवाज़ आती है पीछे से, ये क्या तुम्हारा ईगो है लूकस ट्रूमैन? मैं तुम्हें बहुत समय से देख रहा हूँ। और एक बड़ी सी आई उसके सामने आती है। उसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था। वो बंदा कहता है, ये क्या है? और फिर हमें दिखाया जाता है एक सुप्रीम बीइंग को, जिसको हम डेमीगॉड भी कह सकते हैं। वो डेमीगॉड उस बंदे से कहता है, हम सब नियमों को फॉलो करते हैं जिससे ये दुनिया चलती है और क्योस नहीं मचता, लेकिन तुमने इस दुनिया के अंदर सारे के सारे नियमों को तोड़ दिया है। मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ। तुम्हें अपना गॉड मानकर मुझे पूछना चाहिए, हम है डेमीगॉड्स। तो वो बंदा भी कहता है, क्या मैं तुम्हें कभी भी नहीं पूजने वाला? तुम हो कौन? तो वो कहता है, हम ही है जिसने इन नियमों को बनाया है और तुम बहुत लंबे समय से इन नियमों को तोड़ते जा रहे हो। अब हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो वो भी कहता है, क्या नियम? और वो चिल्लाते हुए कहता है, मुझे हंसी मत दिलाओ। इस दुनिया में कोई नियम नहीं है जो इंसानों के लिए स्थित हो। जो ज़्यादा ताकतवर होता है वही इस दुनिया में सर्वाइव कर पाता है। तो वो डेविगोड कहता है, तो तुम्हारी स्किल तो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि तुम इंसानों के बीच में रहने के लायक भी नहीं हो, और अब तुम एक सिंपल ह्यूमन बीइंग भी नहीं रहे। और वो अपने हाथ में एक आई को जनरेट करता है और उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। फिर उसकी पावर के कारण वो बंदा आइट साइड हाथों से जकड़ा जाता है। तभी वो बंदा कोशिश करता है माना गैदर करने की, पर लेकिन वो माना भी गैदर नहीं कर पाता। और वो कहता है, शायद ये डेमिगॉड मेरी पावर के साथ कर क्या रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो कहता है, अब तुम एक ह्यूमन नहीं रहे, मैं इस चीज का परमिट तुमसे छीन रहा हूँ। और उसके सामने थी बड़ी सी आय। वो डेमिगॉड दोबारा एमसी से कहता है, ये है तुम्हारा सबसे बुरा पाप जिसके तुम हकदार हो। अब तुम अंतहीन डार्कनेस में जाते जा रहे हो। तुम्हारे अंदर डाउट ही डाउट है, जो कि अब धीरे धीरे गायब होने वाले हैं, और तुम्हारा एग्जिस्टेंस अब मिटने वाला है। तुम इस जगह से कभी लौट नहीं पाओगे। तुम इंटरनल बीइंग्स के द्वारा बहुत ही लंबे समय तक सफरिंग करोगे। तुम इसे कभी टुकरा नहीं सकते, क्योंकि डेमी गॉड्स ने तुम सबको बनाया है और ये तुम्हारी पनिशमेंट है मेरे द्वारा दी गई। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि मार खा रहा था। वो था वर्तमान का समय। उसे मार रहे थे स्कूल के बच्चे। एक बंदा कहता है, तुम भिखारी, तुम्हारे पास कुछ पैसे भी नहीं है क्या? मुझे तो लगा था तुम ब्लैंक हाउस के थर्ड सन हो तो तुम्हारे पास कुछ पैसा होगा, लेकिन तुम्हारी पॉकेट तो खाली है। और वो बंदा एमसी के पैसों को देखता हुआ कहता है, देखो सोताई, तुम कितने ज्यादा गरीब हो और तुम तो टैलेंट लेस भी हो। तुम तो कचरा हो कचरा। तुम्हारे बहन भाइयों की भी तुमसे ज्यादा इज्जत है, गधे। और वो एमसी के बाल पकड़ता हुआ कहता है, लेकिन और अब तुम मेरे हाथों मरोगे। और वो एमसी को मारने लगता है। फिर दोबारा कहता है, तुम तो मरते भी नहीं हो, लेकिन ये चीज मुझे तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं तुम्हें इतने लंबे समय से मार रहा हूँ लेकिन अभी तक तुम नहीं मरे। और वो लड़का रोने लग जाता है। पीछे से उसका दोस्त उसे देखने लगता है मोटा सा, और कहता है, क्या इसे जल्दी खत्म करो? तो वो भी स्माइल करता हुआ कहता है, लेकिन
अब मोस्टली मुझे इस बंदे में जो पसंद है वो है। और वो उसे मारता हुआ कहता है, इसकी मार खाने की स्किल ये कितनी ज़्यादा परफेक्ट है, मैं इसे कितना भी मारूं ये मरता नहीं। और वो उसे मारने लगता है, फिर उसका बाल पकड़ के उसके दोस्त को देता है। उसके दोस्त भी मोटा सा उसके पेट पर लात के मारता है और वो दोनों भी उसे मारने लगते हैं। वो रोता हुआ कहता है, प्लीज प्लीज रुक जाओ। लेकिन वो लड़का नहीं रुकता और उसके मुंह पर लात रखता हुआ कहता है, तुम्हें याद है कल हम सबकी प्रैक्टिकल मैजिक की क्लास है, तो तुम्हें मेरे साथ जोड़ा जाएगा, तो तैयार रहना, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं मारूंगा, तुम्हें पता है ना, तो अपनी जीवन की इच्छा रखो, समझ गए। और वो उसने एमसी के चेहरे पर लात रख रखी थी। फिर वो जाते हुए कहता है, ठीक है कल मिलेंगे, अच्छे से सोना, समझ गए। तभी एमसी अपनी मुट्ठी बंद करता हुआ कहता है, इतनी ज्यादा बेइज्जती मैं नहीं सहन कर सकता, मुझे कैसे भी करके स्ट्रोंग बनना है, मैं स्ट्रोंग बनना चाहता हूँ। और गाइज ये सब बातें सुन रहा था लूकस स्ट्रोमैन। उसकी आंखें खुलती है और उसको सुनाई देती है एमसी की बातें। वो अपने मन में सोचता है, मुझे किसकी बातें सुनाई दे रही है, और वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसको वहां पर कोई नहीं दिखता, लेकिन आवाजें जरूर सुनाई दे रही थी। और वो सोचता है कि शायद मैं अपने दिमाग को खोता जा रहा हूँ। फिर लूकस ट्रूमैन कहता है, कितना समय हो गया, कितने साल हो चुके हैं, शायद कुछ हजार साल। ऐसा लगता है कि मैंने डेमी गॉड्स की बेइज्जती की, इसलिए मुझे पनिशमेंट मिली है, लेकिन मुझे डर महसूस नहीं हो रहा। और फिर उसको दोबारा आवाज आती है, मैं स्ट्रोंगर बनना चाहता हूँ। तो वो लूकस ट्रूमैन भी अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं पता ये कमजोर आदमी कौन है और इसकी आवाज मुझे कैसे आ रही है। तभी हमें उस लड़के को दिखाया जाता है दोबारा। वो अपने फादर से कहता है, फादर आप कैसे? तो उसके फादर भी कहते हैं, मैंने कहा तुम मेरी जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, मैं अब तुम्हारा चेहरा अपनी फैमिली में नहीं देखना चाहता। तो वो अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है, मैंने क्या पाप करा है, क्योंकि क्या मैं वीक हूँ इसलिए आप मुझे इस फैमिली से निकाल रहे हैं? तो वो उड़ता हुआ कहता है, इनफ, इतने क्वेश्चन काफी है, तो अब तुम्हारे पास क्वेश्चन पूछने का परमिट नहीं है। और वो खड़े होकर चलते हुए कहते हैं, तुम अब इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं हो जितने और तुम्हारे भाई है, इसलिए तुम हमारी फैमिली को बेइज्जत ही करोगे। फ्रे, अब तुम मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, मैं तुम्हें अब मेरी आंखों के सामने नहीं देखना चाहता। और गाइज इस लड़के का नाम है फ्रे। वो फ्रे रोने लगता है और उसके फादर चले जाते हैं। फिर हमें फ्रे का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो शांति से एक दवाई को देख रहा था। वो कहता है, क्या मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए? लेकिन ये कितना ज्यादा भयानक है, एक मौत जो कि बहुत ज्यादा दर्द भरी होने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है लूकस स्ट्रोमैन को, जिसके सामने गॉड था। वो दोबारा कहता है, यही तुम्हारा एग्जिस्टेंस है जिसके ऊपर तुम सब करोगे। तो लूकस ट्रूमैन चिल्लाता हुआ कहता है, शट अप तुम कमीने गॉड, मैं तुम्हारे नियम नहीं मानने वाला। तुम कितने ज्यादा बेकार और नॉनसेंस बातें करते हो, ये दुनिया ऐसे नहीं चलती बेवकूफ। तुम पावरफुल हो इसलिए तुम्हारी बातें यहाँ पर तुम चलाते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी बातें बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। तुम डेमीगॉड, मैं लंबे समय तक यहाँ पर नहीं रहने वाला। जैसे मैं आजाद हो जाऊंगा तुम्हारे मुंह पर जोर से एक पंच मारूंगा। तभी हमें उस फ्रे को दिखाया जाता है जिसके मुंह से निकलता है खून, और उसे लूकस टोमेन भी देख पा रहा था। फिर उसके सामने एक लाइट आती है लूकस टोमेन के सामने, और अपना फ्रे यहाँ पर मरने जा रहा था। वो कहता है, जल्दी मैं मारा जाऊं तो अच्छा रहेगा। तभी लूकस टोमेन कहता है, कौन है, किसकी ये कॉन्शियसनेस है जो मेरे पास आ रही है? तभी उस लूकस टोमेन को आवाज आती है, कोई मेरे ऊपर ब्लेम नहीं करेगा, मैं तो बस उड़ना चाहता था, लेकिन नियम का यही रूल है, जो पक्षी उड़ नहीं पाता वो मारा जाता है। तो लूकस रोमेन भी कहता है, यह आवाज किसकी है? तभी उसको दोबारा फ्रे की आवाज आती है, यह मेरी गलती है, क्योंकि मैं विंग्स के साथ पैदा नहीं हुआ और मैं स्ट्रोंगर नहीं बन पाया। और वो नीचे गिर जाता है और कहता है, यह सच है, लोग मुझे देखेंगे तो वो मुझे इंसल्ट ही करेंगे। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि पहले ग्रे को मार रहा था। वो कहता है, अब तुम दोबारा मरने वाले हो, तुम बास्टर्ड। और वो स्माइल करने लगता है। तभी तभी फ्रे कहता है, कोई मेरे ऊपर मत हंसो, तुम मुझे जज नहीं कर सकते। और वो पड़ा हुआ था लूकस ट्रोमेन के सामने। धीरे धीरे आइट साइड से उसके हाथ हटने लगते हैं और उसकी सील धीरे धीरे रिलीज होने लगती है। वो कहता है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है और ये बंदा मेरे सामने कैसे आ गया, मुझे नहीं लगता, लेकिन ये कितना ज्यादा दर्द में है, ये है कौन? तभी लूकस उसके सर पे हाथ रखता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें दूंगा होप जीने की, जिससे कि तुम जमीन से ऊपर उड़ पाओगे और आसमान में तैर पाओगे। तुम उड़ते उड़ते नीचे
पूरी के पूरी दुनिया को देख सकते हो, क्योंकि इसकी आशा मैं तुम्हें देता हूँ ताकतवर बनने की, और मैं तुम्हें दूंगा मजबूत विंग्स जो कि तुम्हें उड़ने में मदद करेंगे। फिर लूकस टोमेन आ जाता है फ्रे की बॉडी में, और उसकी बॉडी को महसूस कर कर उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो खड़ा होता है। फिर कहता है फाइनली मैं वापस लौट आया, 4000 साल बीत चुके हैं, कितना लंबा समय था। और अब मैं हूँ फ्रे ब्लैंक की बॉडी के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर इंसान है, लेकिन असलियत में मैं हूँ लूकस ट्रूमैन। वो कहता है अब मुझे इस दुनिया के अंदर दोबारा स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बनना है। और फिर वो अपने बालों से कपड़े को उतारता है और कहता है अब मैं हूँ तुम और तुम हो मैं तुम्हें दूंगा आजादी। और वो खिड़की पर से पर्दा हटाता है और कहता है मैं तुम्हें दूंगा विंग्स जो तुम्हें उड़ने में मदद करेंगे। और वो चांद को देखता हुआ कहता है डेवी गॉड चिंता मत करो, तुम्हें ज्यादा लंबा समय बिताना नहीं पड़ेगा, मैं दोबारा तुम्हारे पास लौट आऊंगा, और देखना एक बार मैं तुम्हारे पास जरूर लौटूंगा डेमी गॉड। फिर एमसी आ चुका था अपने घर के बाहर, उसके आइट था माना, और वो कहता है अब मुझे अपनी पावर को रीगेन करना होगा, और अभी तो मेरे पास इस बंदे की पूरी पावर भी नहीं है। देखा जाए तो अभी फ्रे इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है, इसलिए मुझे इसके सबसे पावरफुल फाउंडेशन को बनाना होगा और माना को कलेक्ट करना होगा। तभी उसको परेशानी होने लगती है और उसको दिखाई देता है वही गॉड। वो कहता है अब इतनी पावर काफ़ी नहीं है, मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल होना होगा अगर उस गॉड को मुझे हराना है तो। उसने पहले मुझे कितनी बुरी तरह से जकड़ा था मुझे याद है। और वो कहता है चलो ठीक है, अब इतना भी मुझे ज़्यादा जल्दी पावरफुल नहीं होना, क्योंकि अब शांति से धीरे-धीरे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि मैंने 4000 सालों तक इंतज़ार करा है। तो अब धीरे-धीरे ही सही मैं पावरफुल होता जाऊँगा। फिर हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन, जहाँ पर एमसी ट्रेनिंग कर रहा था और वो अपनी आँखें खोलता है तो उसके आइट था माना, और वो कहता है तो अच्छा मैं पहुँच गया 5 स्टार पर, ये कितना ज़्यादा अच्छा है। तभी एमसी के मुँह से निकलने लगती है उल्टी। वो उसे देखता हुआ कहता है मेरे शरीर के अंदर कितनी ज़्यादा गंदगी थी जो अब बाहर निकल रही है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, मुझे और भी ज़्यादा उल्टी करनी होगी। और गाइस लूकस और भी ज़्यादा उल्टियाँ करने लगता है बहुत ही ज़्यादा पावर लगा के। फिर हमें दिखाया जाता है एकेडमी का सीन, जहाँ पर वो मोटा सा बंदा कहता है डेविड तुम आज जल्दी आ गए। तो वो भी कहता है हे जेक तुम्हें क्या लगता है आज वो बंदा हमारी क्लास में आएगा तो सही ना। तो वो मोटा सा बंदा कहता है तुम फ्रे को इतना ज्यादा क्यों मारते हो, उसकी कितनी ज्यादा कमजोर बॉडी है। तो वो भी कहता है तुमने कल उसे नहीं मारा। तो मोटा बंदा कहता है अरे कल मैंने उसे देखा था, वो बहुत ही ज्यादा दवाइयाँ लेके जा रहा था नींद की, और उसे लेकर अपने घर में भाग गया। तो वो कहते हैं क्या सही में शायद वो सुसाइड करेगा। तो लगाते हैं बेट, देखते हैं कौन जीतेगा। और एक तरफ हमें दिखाया जाता है एमसी को जो कि लगातार उल्टियों पे उल्टियाँ कर रहा था। वो हाफता हुआ कहता है मैंने कितनी ज़्यादा वोमिट कर दी, आजकल के बच्चे इनके शरीर के अंदर क्या ये सब होता है। लेकिन देखा जाए तो इस प्रे ने इतनी यंग उम्र में ही बहुत ही ज़्यादा ट्रबल झेला है, और अब देखते हैं आगे क्या होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है विक्टोरिया एकेडमी में कैंटीन, जहाँ पर आ चुका था एमसी, और लोग उसे देखकर कहते हैं ये क्या कर रहा है, क्योंकि गाइस एमसी खा रहा था खाना बहुत ही ज्यादा। उसे देखकर लोग कहते हैं इतने कितने सालों तक खाना नहीं खाया, क्योंकि एमसी बहुत ही ज्यादा स्पीड में खाना दबा रहा था। वो कहता है डिलीशियस, कितना ज्यादा डिलीशियस है। और वो खाते हुए कहता है 4000 सालों के बाद आज मुझे खाने का स्वाद इतना अच्छा लग रहा है। फिर वो आ जाता है स्टूडेंट्स के बीच में और कहता है मुझे इनके बीच में पढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो मैं पहले 50 साल का था और अब 4000 साल बीत चुके हैं, तो मैं अब कितना ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, तो मुझे अपनी नॉलेज का भी यूज करना होगा और इस दुनिया के अंदर पावरफुल बनना होगा। अगर देखा जाए तो मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन मैं ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करूँगा। और वो खोलता है प्रैक्टिकल मैजिक की क्लास, जहाँ पर डेविड उसका इंतजार कर रहा था। आइट साइड के लोग उसे देखने लगते हैं और डेविड भी। डेविड कुछ होता हुआ कहता है देखो मैं बेट को जीत चुका हूँ। और वो मोटा सा बंदा कहता है अरे यार ये मरा क्यों नहीं। तभी लूकस को ये सब चीज देखकर कुछ समझ में नहीं आता और डेविड उसके पैर के आगे अपना पैर रखता हुआ कहता है फाइनली बड़ी तुम यहाँ पर आ चुके हो। तभी फ्रे से पीछे से कोई कहता है फ्रे मुझे मेरे पैसे वापस लौटाओ, मैं तुम्हारी वजह से बेट में मेरे पैसे हार चुका हूँ।
और वो एमसी के सर पर मारने भी लगता है और कहता है जल्दी मुझे मेरे पैसे वापस लौटाओ, तुम क्या सोचते हो क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और वो एमसी के गाल पकड़ने लगता है। एमसी अपने हाथों को देखता है जो पूरी तरह से कांप रहे थे। वो अपने मन में सोचता है तो क्या ये परेशानी थी जिसकी वजह से वो कांपता था और डरता था, ये लड़का फ्रे। तभी वो चिल्लाता हुआ कहता है फ्रे जल्दी मुझे मेरे पैसे लौटाओ, और उसके गाल पे देने वाला था लेकिन फ्रे एक ही दम से उसे डोज कर लेता है, जिसे देखकर वो बंदा भी चौंक जाता और आइट साइड के स्टूडेंट कहते हैं क्या फ्रे ने उसे डोज किया, मैंने उसे हिलते हुए भी नहीं देखा। और उसे देखकर तो वहाँ की स्टूडेंट इसाबेला भी चौंक चुकी थी और वो मोटा सा बंदा दोबारा उसे देखने लगता है और कहता है मैंने इसे कैसे अवॉइड करा मुझे भी नहीं पता। और वो दोबारा एमसी से कहता है अरे ये तो मेरी गलती थी, और दोबारा उसे मारने लगता है लेकिन एमसी अपना एक हाथ निकाल कर जोर से उसके पेट पे मारता है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरा था और वो एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर उसे देखकर स्टूडेंट कहते हैं क्या वो बेहोश हो गया, और फिर उसे शांति से देखने लगता है और अपने मुंह पे हाथ रखता हुआ कहता है ये कितना ज्यादा शर्मनाक है, मैंने एक बच्चे के ऊपर हाथ उठाया, मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट था लूकस, ये कितना ज्यादा बेइज्जती भरा है। और वो मुंह छुपाकर वहां से जाने लगता है और डेविड भी ये चीज देखकर चौंक चुका था। वो कहता है रुको, इस कमीने फ्रे ने उसे कैसे मारा, ये इतना कैपेबल भी है। और इसाबेला भी इसे देखकर चौंक चुकी थी और वो फ्रे को देखकर ब्लश करने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर को जो कि वहां पर आ चुका था, उसका नाम था प्रोफेसर डीओ, जो कि उसे मोटे से लड़के को देखता है। स्टूडेंट कहते हैं ये अचानक बेहोश हो गया फ्रे के मारते ही, और वो प्रोफेसर उसको देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसके ऊपर किसी ने माना और मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया था, दोनों को एक साथ कंबाइन करके। उसे देखकर प्रोफेसर कहता है ये किसने करा, इतना ज्यादा टैलेंटेड कौन है इस क्लास में, और वो सभी बच्चों को देखने लगता है। तभी हमें एक और क्लास को दिखाया जाता है जहाँ पर एक टीचर जो कि स्टूडेंट्स को इधर उधर घूर रहा था, वो ठरकी सा फेस बनाते हुए कहता है इस क्लास में कितने ज्यादा स्टूडेंट है और ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है, और खास करके ये इसाबेला ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तभी वो एक स्टूडेंट को देखता है जो कि शांति से पढ़ रहा था, वो था फ्रे। और दो लड़कियां बात करने लगती है ये टीचर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि ये लड़कियों को घूरते रहते हैं, तो वो भी कहती है हाँ बिल्कुल। तभी एमसी के सामने आ चुका था वही मोटा सा टीचर, वो एमसी को देखते हुए कहता है फ्रे तुम्हें देखे बहुत ही ज़्यादा समय हो गया, तुम क्लास को क्यों नहीं अटेंड करते? ये सुनकर तो परेशान से उसे देखने लगता है और अपने मुंह पर हाथ रखता हुआ कहता है मैंने सोचा था कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा पढ़ता होगा लेकिन ये तो अपनी क्लास को ही अवॉइड कर रहा था। और वो प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़ता हुआ स्माइल कर कर कहता है मुझे माफ कर देना, अब से मैं क्लास को अवॉइड नहीं करूंगा, पहले मैं बिजी था इसलिए मैंने क्लास को अवॉइड करा। और ये सुनकर तो उसे गुस्सा आने लगता है और आइट साइड के स्टूडेंट कहते हैं ये दोबारा फ्रे को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तभी वो टीचर कहता है क्या तुम्हारे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है मेरी क्लास से भी ज़्यादा? तो फ्रे भी कहता है हाँ, इस केस में आपको पता होना चाहिए कि ऐसी एज में बच्चे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव कार्य होते हैं बच्चों के पास करने के लिए। ये सुनकर तो उस टीचर को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है क्या इस एज में तुम्हें ये नहीं लगता कि मेरी क्लास इम्पोर्टेंट है? और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। उसे देखकर वो बच्चे भी चौंक चुके थे और इसाबेला भी उसे देख रही थी। तभी वो कहता है चलो एक क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाए इसी बुक का, तुम इस बुक को पढ़ रहे थे ना, अगर तुमने जवाब सही नहीं दिया तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है 3 आइटम्स के नाम बताओ जो कि मैजिक एम्परर किंग कासादीन ने यूज किए थे। तो वो भी कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुमने कहा कासादीन। फिर हमें कासादीन को दिखाया जाता है जो कि अपनी मुट्ठी को बंद करता है और वो अपनी पोजीशन को लेता हुआ जोर से सामने की ओर अटैक करता है। उसका अटैक पूरे के पूरे जंगल को ही चीरता हुआ जा रहा था और एक पहाड़ को जाकर तोड़ देता है। उसे देखता हुआ कहता है ये कितना ज्यादा अच्छा है। पीछे से एक बंदा आता हुआ कहता है तुम और भी ज्यादा पावर होल्ड कर सकते हो अपने हाथों में, आज भी तुम जानवरों की तरह जंगल में रहते हो, ऐसा क्यों, चलो तुम्हारे घर पे चले। उसे देखकर कासाजिन कहता है लूकस ट्रूमैन बहुत लंबे समय हो चुका है तुम्हें देखे। फिर हमें दिखाया जाता है कासाजिन का घर जहाँ पर शांति से लूकस बैठा हुआ था। वो कहता है अरे यार मैं इतने लंबे समय के बाद आया हूँ और तुम मेरे साथ बैठ भी नहीं रहे। तो वो कहता है मैंने चाय बना ली है जाकर पी लो। तो वो भी कहता है तुम मसल्स से भरे हुए हो, तुम इतना ज्यादा ट्रेन करके क्या करोगे, तुम्हारी शादी भी नहीं होगी ऐसे। तो कासा दिन रुकता है और उसे कहता है मैं लड़कियों के लिए भावनाएं नहीं रखता। तो वो भी कहता है
तुम मुझे परेशानी में मत डालो, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम पूरी तरह से गलत हो। तो वो लूकस के पास आता है और उससे कहता है औरतें वो एक डिजायर सी होती है, तो उनके सामने कभी हमें खड़ा नहीं होना चाहिए, उन्हें हमेशा के लिए अवॉइड करो। जिसे सुनकर लूकस कहता है तुम तो पूरे जिंदगी भर ही कुंवारे ही रहोगे, मैंने तुम्हारे मुंह से ये कितनी बार सुन रखा है। तो वो भी कहता है मार्शल आर्टिस्ट के लिए औरतें एक चट्टान की तरह होती है जिसे कि उन्हें अवॉइड कर देना चाहिए। जिसे कि लूकस भी सुन रहा था और वो लूकस को देखता है, लूकस उसे। फिर वो दोनों चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं। उसे याद कर लूकस अपने मन में सोचता है अरे यार वो कितना ज्यादा सक्सेस हो गया, 4000 साल बाद भी उसे लोग याद रखते हैं। फिर ये देखकर तो वो टीचर उसे कहता है फ्रे क्या मैंने कुछ गलत सवाल पूछ लिया। और पीछे बैठे बच्चे उसे देखते हुए कहते हैं ये बिल्कुल बेकार है। और टीचर भी कहता है तुम इसका जवाब भी नहीं दे पा रहे। और इसाबेला भी उसे शांति से देख रही थी। फिर वो खड़ी हुई कहती है प्रोफेसर केविन मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो पूरी तरह से गलत है। अगर स्टोरी को देखा जाए तो। और इसाबेला को देखकर एड साइड के स्टूडेंट कहते हैं ये उसके लिए क्यों खड़ी हो रही है। और एमसी भी चौंकता हुआ कहता है ये लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये सोल्जर की तरह बात क्यों कर रही है। तभी वो टीचर इसाबेला को देखता है और कहता है ट्रेनी इसाबेला तुम बताओ काइजिन के बारे में, वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। तो वो भी कहती है हाँ वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, आप तो उसे एक वॉरियर कहते हो, लेकिन वो अपनी फिजिक पर ज्यादा ध्यान देता था और अपने माना से अपने फिजिक को बनाता था और इनहेंस करता था, इसलिए वो एक रियल मार्शल आर्टिस्ट है। तो वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसके पास जाता हुआ कहता है तुम जो कर रही हो शायद वो पूरी तरह से गलत है, वो है एक मैजिशियन। और वो इसाबेला के पास जाकर उसे कहता है ट्रेनी इसाबेला तुम क्या मेरी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और तुम उन सभी के सभी प्रैक्टिशनर्स की इंसल्ट कर रहे हो जो कि मैजिक के लिए टाइजिंग की टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो वो भी कहती है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो पूरी तरह से गलत है, वो एक मार्शल आर्टिस्ट है ना कि मैजिशियन। एमसी भी कहता है हाँ ये सही है, ये उसके लिए इंसल्ट होती। तभी एमसी अपने मन में सोचता है पहले जब मैं उसे एक मैजिशियन कहता था तो वो गुस्से में कहता था मैं हूँ मार्शल आर्टिस्ट ना कि मैजिशियन, तुम मेरी इंसल्ट मत करो। और वो मुझसे मरते दम तक लड़ने के लिए कहता था। तभी वो टीचर कहता है शायद डिबेट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और वो उसके हाथ को टच करता हुआ कहता है तुम्हें क्या लगता है क्यों ना हम मेरी लेबोरेटरी में चले। तो वो उस टीचर के हाथ को झटकारते हुए कहती है प्लीज रुक जाइए। तो वो टीचर भी कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्या ये कि इतना ज्यादा इंसल्टिंग है। तो पीछे से और वो उससे दोबारा कहता है तो मेरे सवाल का जवाब दो, कौन कौन से आइटम्स मैजिक वॉरियर काइजिन यूज करता था। तो पीछे से आवाज आती है टाइगर का दस्ताना और एक जाइंट की बेल्ट और गले का नेकलेस। यह सुनकर वो पीछे की तरफ देखता है। ये जवाब दिया था अपने लूकस ने। वो कहता है काइजिन इन्हीं का यूज करता था, वो ज्यादा अपने शरीर पर कपड़े नहीं पहनता था। और वो मस्त चिल में बैठता हुआ कहता है क्या मैंने गलत जवाब दिया है, तुम मुझे बताओ ये सही तो है ना। लेकिन उसका वो नेकलेस बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन था। और ये सुनकर तो सारे के सारे लोग चौंक चुके थे। तो वो भी कहता है क्या मैंने कुछ गलत कहा। तो वो टीचर भी गुस्से में कहता है हाँ तुम पूरी तरह से करेक्ट हो। तो वो भी कुछ होता हुआ कहता है ये मैं हूँ एकदम सही। और आइड साइड के स्टूडेंट बातें करने लगते हैं, कुछ दिनों से ये अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है। और वो टीचर इसाबेला को देखता है और उसे कहता है लेकिन तुमने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, इसलिए मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। और उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है चलो अभी मेरी लेबोरेटरी में चले। ये सुनकर इसाबेला शांति से उसे देखने लगती है और लूकस भी उसे देख रहा था। तभी लूकस उससे कहता है प्रोफेसर केविन आपको क्या लगता है मैजिक वॉरियर होता तो वो इस समय क्या करता। वो हमेशा कहता था प्यार और अफेक्शन वो पूरी तरह से मार्शल आर्टिस्ट को कमजोर कर देता है, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ज्यादा बेकार है। और औरतें वो तो एक चट्टान की तरह होती है जो कि मार्शल आर्टिस्ट को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि वो मार्शल आर्टिस्ट को रोकती है। और आप बहुत ही ज्यादा इन चीजों की डिजायर रखते हो, आप इस डिजायर के मारे अपने आप को हैंडल भी नहीं कर पाते और इधर उधर झांकते रहते हो। आप एक जानवर से भी नीचे गिर चुके हो। ये सुनकर वो टीचर पूरी तरह से सदमे में जा चुका था। वो कहता है तुम क्या कहने की बात कर रहे हो। तो लूकस कहता है कुछ भी नहीं, मैं इसे दोबारा रिपीट करूं क्या, मैं कह रहा था कि काइजिन क्या सोचता है। तो वो भी कहता है तुम अभी तक अपने पैरों पर परफेक्टली खड़े हुए हो, तुम रे ब्लैंक। और वो गुस्सा हो रहा था बहुत ही ज्यादा। फिर वो दोबारा नीचे आता है और कहता है तो अब
तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि तुमने एक क्वेश्चन का जवाब तो दे दिया और वो एकदम करेक्ट था। अब एक और पूछने के बाद देखता हूँ तुम्हारा एटीट्यूड कब तक रहेगा। और इसी सिंगल क्वेश्चन के बाद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम अकेले ही लोगे कि तुम इस एकेडमी में रहोगे या नहीं। और अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर गाइस फ्रे टीचर के सवालों का जवाब देने लगता है, जिसे सुनकर तो सारे के सारे स्टूडेंट, टीचर और डेविड और वो इसाबेला भी चौंक चुकी थी। वो टीचर लड़खड़ाते हुआ कहता है, ये सारे के सारे जवाब सही है। लेकिन वो दोबारा टीचर उस फ्रे से कहता है, तुमने ये कैसे किया, तुम इसे कैसे कर सकते हो, तुम तो अभी एक ट्रेनिंग ही हो ना। तो वो भी हाथ जोड़ता हुआ कहता है, अभी लंच का टाइम हो चुका है तो प्रोफेसर मुझे जाना चाहिए। और वो प्रोफेसर से इजाज़त मांगता है, क्या मैं लंच करने जाऊं। तो प्रोफेसर भी कहता है, लेकिन तुमने उन सवालों के जवाब कैसे दिए, वो तो हजारों साल पहले के सवाल थे। तभी वो कहता है, क्लास एंड हुई और वहां से प्रे जाने लगता है। वो टीचर अभी तक सदमे में था। फिर फ्रे वहां से जाने लगता है और पीछे से आती है इसाबेला। वो फ्रे का पीछा करने लगती है और फ्रे उसे इग्नोर कर रहा था। तभी वो दोबारा फ्रे के पास आ जाती है, लेकिन फ्रे दोबारा दूर भागता है। फिर वो अपना सर पकड़ लेता है और पीछा मुड़ता हुआ कहता है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। तो वो भी कहती है, मुझे भी लंच करने जाना है। तो फ्रे कहता है, हमारा बात करना कितना ज्यादा वियर्ड है और तुम किस तरह से बात करती हो। तो वो कहती है, ये मेरी पारिवारिक समस्या है। तभी हमें दिखाया जाता है कैंटीन के अंदर बहुत सारे खाने को। इसाबेला उसे देखकर चौंकती हुई कहती है, इतना सारा खाना तुम अकेले खाओगे। तो फ्रे हाथ को मसलता हुआ कहता है, तो ठीक है, अगर तुम 4000 साल तक भूखी रहती तो तुम्हें पता चलता, तुम इस खाने का शुक्रिया मानती। तभी वो कहती, क्या 4000 साल। फिर खाना खाता हुआ कहता है, इसे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम बताओ यहाँ पर क्यों बैठी है। तो वो कहती है, कोई गलतफहमी मत समझना, मैं पूछना चाहती हूँ कि तुमने उन सवालों के जवाब कैसे दिए, तुम्हें उस लाइट एरा की इतनी सारी बातें कैसे पता है और इतनी नॉलेज उसका पता तुम्हें कैसे है। वो ये सब सवाल प्रेत पूछ रही थी। वो खाने को निकलता है और शांति से इसाबेला को देखता है और कहता है, 4000 साल पहले की बात है। फिर अपने मन में सोचता है, ये सारी की सारी बातें जानना चाहती है। और देखा जाए तो अभी के समय मैजिक डेवलप नहीं हुआ बल्कि पूरी तरह से अविकसित होता जा रहा है, और ये सब हुआ है डेमीगॉड की वजह से। तभी इसाबेला शांति से उसे देखने लगती है और फिर अपने मन में सोचता है, पहले 4 सबसे ग्रेट मास्टर्स थे। पहला काइजन, दूसरा विश्वाइजर विल्समैन और तीसरी द ब्लैक विच आयरस बीच फाउंडर और चौथा में सबसे पावरफुल लुकेस ट्रोमेन। और ये बातें वो उस इसाबेला को बता रहा था। वो इसाबेला भी कहती है, सही में वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट मास्टर्स थे, अगर वो जिंदा होता तो मैं उससे शादी कर लेती, उस लुकस ट्रोमेन से। ये सुनकर तो वो खाने को बाहर निकाल कर हंसने लगता है। तो इसाबेला भी कहती, तुम क्यों हंस रहे हो। तो फ्रे कहता है, तुम इतनी सी बच्ची उसके साथ शादी करने की बात कर रही हो। तो वो शर्माती हुई कहती है, शादी तो मैं नहीं कर सकती। तो फ्रे कहता है, लेकिन मैं बच्चे अभी पैदा करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो और भी ज्यादा शर्माने लगती है और राइट साइड के बच्चे उन्हें देखकर बातें करने लगते हैं। और एक लड़का कहता है, देखो तो सही, आज इसाबेला उसे फॉलो कर रही थी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। और ये सब चीजें देख रहा था डेविड। उसे देखकर आइट साइड के लोग अपने मन में सोचते हैं, आज वो इस फ्रे को परेशान नहीं कर रहा क्या। और वो दोनों शांति से बातें कर रहे थे। डेविड कहता है, ये कमीना ये आज मुझे बहुत ही ज्यादा चुभ रहा है। और वो खाना खाते हुए अपने मन में सोचता है, उसने उन सवालों के जवाब आखिरकार दिए कैसे। और इसाबेला दोबारा कहती है, एक्वाइजर के 3 मेथड्स तो वो तुम्हें कैसे बता। तो फ्रे कहता है, वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल थे। तो वो दोबारा पूछती है, तुमने उन सवालों के जवाब कैसे दिए, एसिमिलेशन, एम्पलीफायर और बेटलिंग, जबकि हमें एसिमिलेशन और एम्पलीफायर ही दिखाया जाता है। तो बताओ बेटलिंग कहाँ से आई और तुमने इसे कहाँ से मेंशन किया। तो फ्रे खाना खाता हुआ कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये करेक्ट है, वैसे तुम्हारे स्टार क्या है। तो वो कहती है, मैं 30 स्टार पे हूँ। तो फ्रे भी कहता है, क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। तो इसाबेला कहती है, इस चीज को फोकस मत करो, इस चीज पे फोकस करो कि तुम्हें इतना सारा कुछ कैसे पता है। तो फ्रे भी कहता है, मैं बहुत लंबे समय से जीवित हूँ। तो इसाबेला कहती है, हम दोनों तो सेम एज के हैं ना। तो फ्रे कहता है, नहीं, हम दोनों सेम एज के नहीं है। तो इसाबेला कहती, तुम्हारा क्या मतलब है। तो फ्रे कहता है, मेरा खाना खत्म हो गया। लेकिन इसाबेला खड़ी होकर कहती है, मुझे पूरी का पूरी बात बताओ, तुम ऐसे जा नहीं सकते। लेकिन फ्रे जाता हुआ कहता है, अब खाने का समय खत्म हो चुका है। तभी इसाबेला उससे कहती है,
कृपया मेरे सवालों के आंसर दो, मैं उस बेटलिंग मेथड को कहाँ से ढूंढूं। तो फ्रे कहता है किताबों को रीड करो। मैंने उस बेटलिंग मेथड को अपने एक्सपीरियंस से सीखा था, ना कि नॉलेज से। ये सुनकर वो चौंकती हुई अपने मन में सोचती है, क्या नॉलेज और एक्सपीरियंस, उसके पास इतना कितना एक्सपीरियंस है, आखिरकार ये फ्रे है कौन। और वो शांति से फ्रे को जाते हुए देख रही थी। फिर हमें बताया जाता है आज होने वाली है 1v1 फाइट, वो भी ट्रेनीज के बीच में, जहां पर डेविड बैठा हुआ था। वो कहता है फाइनली अब फाइट होने वाली है, और वो नीचे देखता है इसाबेला और फ्रे को। वो इसाबेला को देखता हुआ कहता है आखिरकार क्यों इसाबेला इसके साथ बैठी है। और हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर को, जो कहती है आज होगी रियल बैटल 1v1, और चोट लगने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ही होगी। तो फिर सीरियस होकर कहता है ये प्रोफेसर। तो इसाबेला भी कहती है हाँ, उस प्रोफेसर के बारे में बात कर रहे हो क्या, उसका नाम है प्रोफेसर जिन। तो फ्रे कहता है ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और ये सुनकर इसाबेला चौंकती हुई कहती है क्या तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा था, तुम क्या इतना सीरियस होके ऐसी बातें कर रहे हो। तो फ्रे ठगी सफेद बनाते हुए करता है क्या सही में वो खूबसूरत नहीं है क्या, देखो तो सही उसकी तरफ, उसको कहते हैं एक परफेक्ट वुमन। तो इसाबेला भी कहती है ओ, तो तुम्हारा टेस्ट ऐसा है। और फिर वो प्रोफेसर कहती है ट्रेनी डेविड और ट्रेनी फ्रे के बीच में फाइट स्टार्ट होने वाली है। फिर वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। डेविड उससे कहता है कैसे हो बड़ी, मैं तुम्हारा कितने देर से इंतजार कर रहा था, मुझे इसकी वजह से रात को नींद भी नहीं आई। लेकिन फिर उसे इग्नोर करते आगे बढ़ जाता है, जिसे देखकर आइट साइड के स्टूडेंट चौंक जाते हैं। और फिर डायरेक्ट जाकर उस प्रोफेसर को पकड़ लेता है और उससे कहता है मुझे रियलाइज हुआ तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो, तो क्या तुम मेरे साथ एक बार मीटअप होना चाहती हो, मिलना चाहती हो। तो वो प्रोफेसर भी कहती है ट्रेनी फ्रे। तो फ्रे कहता है चिंता मत करो। और उसे देखकर वो इसाबेला अपने मन में सोचती है ये फ्रे आखिरकार करना क्या चाहता है। और फ्रे उस टीचर की आंखों में आंखें डाल के कहता है क्या तुम मेरे साथ रात को डिनर पर चलोगी। तो वो टीचर दूर हटती हुई कहती है फ्रे तुम्हें तुम्हारी पोजीशन याद होनी चाहिए, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। तो फ्रे भी कहता है उसके बारे में तुम चिंता मत करो। और इसे देखकर आइट साइड के स्टूडेंट पूरी तरह से सदमे में पड़ चुके थे कि फ्रे आखिरकार कर क्या रहा है। तभी फ्रे अपने मन में सोचता है ये कितना ज्यादा मिलता जुलता है मेरे पिछले जीवन से। और वो उससे कहता है अगर मैं डेविड से जीत जाऊं तो क्या आप मेरे साथ डिनर पे चलोगी। तो वो भी कहती है हाँ ठीक है, अगर तुम जीत गए तो मैं चलूंगी। तो फ्रे भी कहता है तो ये तुम्हारा प्रॉमिस है। और वो उसे छोड़ देता है। वो लड़खड़ाती हुई अपने मन में सोचती है, ब्लेस करती हुई आखिरकार मेरे साथ क्या हो गया, मैं इसके पास आते ही शर्मा क्यों रही थी और मेरा दिल जोर जोर से क्यों धड़क रहा था, आखिरकार है तो ये एक बच्चा ही। फिर वो आ जाता है डेविड के सामने। डेविड उससे कहता है फ्रे तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा टेस्ट लड़कियों को लेकर ऐसा है। और वो उससे दोबारा कहता है फ्रे अब तुम कुछ नहीं कर सकते, चाहो तो तुम मैच को कैंसिल भी करवा सकते हो। तो फ्रे इधर उधर हाथ मोड़ता हुआ कहता है मैं मैच को कैंसिल भला क्यों करवाऊंगा। तो डेविड भी कहता है लगता है रात में जो हमने तुम्हें पीटा था वो तुम्हें याद नहीं है, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी सारी के सारी हड्डियां तोड़ दूंगा और तुम्हारे घुटने भी तोड़ दूंगा, उसी के साथ बालों को भी खींच लूंगा, मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, मैं कर रहा हूँ ना, ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई है। तो फ्रे भी कहता है एक स्टार का स्पेल मेरे ऊपर क्या असर करेगा। तो डेविड कहता है मैं हूँ डेविड, मैं तुम्हारी बुरी हालत करके रख दूंगा। तभी वो प्रोफेसर करती है मैच को स्टार्ट करो। और आइट साइड के लोग डेविड को चीयर्स करने लगते हैं। तभी डेविड कहता है स्टोन रेंज, और आइट साइड के पत्थर इकट्ठा होने लगते हैं और वो एक स्टार का शेप ले रहे थे। उसे देखकर स्टूडेंट चौंकते हुए कहते हैं क्या वो इसका यूज कर रहा है स्टोन रेंज। और इसाबेला उसे देखती हुई कहती है ओ नो। और वो प्रोफेसर से कहती है प्रोफेसर जेन वो एक स्टार का मैजिक नहीं लगता। तो प्रोफेसर जेन भी कहती है उसने रूल को ब्रेक नहीं किया। तो इसाबेला कहती है लेकिन अगर वो उसके ऊपर अटैक हुआ तो वो शायद नहीं बचेगा। तभी हमें दिखाया जाता है डेविड को, जो कहता है ये मेरी फैमिली की टेक्निक है जिसका सक्सेशन में हूँ, विजन मैजिक। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पेल है, अगर कंडीशन को फुलफिल किया जाए तो मैं एक स्टार पर होने पर भी इसे यूज कर सकता हूँ। और वो पावरफुल वे में ऊपर आ चुका था। फिर उसे देखता हुआ कहता है ये छोटा सा मैजिक है, तुम इसे दिखाकर बच्चों को बुली करते हो। लेकिन डेविड कहता है तुम्हें क्या डर नहीं लग रहा। तो फ्रे कहता है बिल्कुल भी नहीं। और अपने हाथ में एक छोटा सा मैजिक बॉल
जनरेट करता है जिसका नाम था मैजिक मिसाइल। उसे देखकर आइट साइड के स्टूडेंट पूरी तरह से चौंके हुए थे और फ्रे कहता है इसकी लाइट कितनी कम है, कोई बात नहीं। और जिसे देखकर डेविड हंसने लग जाता है और कहता है मैजिक मिसाइल, तुम इतने से मिसाइल से क्या मुझे मारना चाहते हो? लेकिन फ्रे उस मिसाइल को डेविड के ऊपर फेंक देता है और डेविड के पास वो मिसाइल पत्थरों को तोड़ जाती है और उसके पेट पे जोर से लगती है, जिसके कारण वो बहुत ही दूर जाकर फिक चुका था। उसका शरीर पूरी तरह से काँप रहा था और डेविड को ऐसे हारता देख आइट साइड के बच्चे चौंक चुके थे। डेविड रोता हुआ सिसकने लगता है और कहता है मेरी आवाज़ वो क्यों नहीं बाहर निकल रही? और वहाँ का माहौल पूरी तरह से सन्नाटे में पड़ जाता है। 2 लोग ऊपर से उनकी फाइट को देख रहे थे। खड़ा हुआ बंदा कहता है वो सी क्लास का है, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने वाला ट्रेनी, और वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लड़का है। कभी ये सब एक पीले बालों वाला बंदा देख रहा था। फिर ये उससे कहता है तुमने विजन मैजिक का यूज़ करा, ये कितना ज़्यादा शर्मनाक है। तुम लड़के तुम्हारी फैमिली पर एक धब्बा हो। ये सुनकर तो वो रोने लग जाता है और फिर दोबारा कहता है तुम सही में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुमने कहा था कि तुम मेरी वोकल कॉर्ड को ही तोड़ दोगे ताकि मैं बोल ना पाऊँ, है ना? मुझे ये सब याद है, ये तुम्हें भी याद होगा। और वो दोबारा अपने मैजिक बॉल को निकाल लेता है फ्रे और कहता है तो फिर अब धीरे-धीरे तुम्हारी टाँगों को भी तोड़ा जाए, तुमने भी मुझसे यही कहा था ना? तो फ्रे पीछे हटता हुआ कहता है मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। लेकिन फ्रे एक ही दम से उसके पैर पर मारता है और एक टाँग को तोड़ देता है, जिसके वजह से ज़ोर-ज़ोर से वो चिल्लाने लगता है। तभी फ्रे उसके पास आने लगता है, वो पीछे हट रहा था। फ्रे उससे कहता है ये तुम्हारी ही योजना थी, तो तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है? क्या इतना काफ़ी है? और उसे देखकर इसाबेला पूरी तरह से चौंकी हुई थी। वो प्रोफ़ेसर से कहती है प्रोफ़ेसर आपको इन्हें रोक लेना चाहिए, ये मैच अब ख़त्म हो चुका है। तो प्रोफ़ेसर कहती है ये मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि अभी कोई भी डिफीट नहीं हुआ है। ट्रेनी इसाबेला अगर फाइट को तुम ध्यान से देखो तो तुम कह सकती हो कि अभी कोई डिफीट नहीं हुआ। देखा जाए तो फिर पीछे नहीं हट सकता क्योंकि ये एक रियल बैटल है और ये बैटल ही है जो एक मैच को रास्ता दिखाती है लड़ने के लिए। अगर तुम इसे ध्यान से देखोगी तो फिर कभी भी पीछे नहीं हट रहा। ये एक रियल मैच है और यही रियल मैच की पावर होती है। वो डेंजरस रास्तों को अपनाकर आगे बढ़ते हैं। समझ गई? ये सुनकर तो इसाबेला शांति से चुप हो जाती है और फाइट को देखने लगती है। फ्रे के आइट साइड तो पूरी तरह से ओरा निकल रहा था और डेविड रोता हुआ फ्रे से कहता है तुम मुझे बुली कर रहे हो, ये क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? तो फ्रे गुस्से में कहता है तुम एक ऐसे लड़के हो जो कि हर किसी को बुली करता है और मैं इस दुनिया के अंदर तुम्हारी हड्डियां तोड़कर एहसान ही कर रहा हूँ। तुम्हें तो मैजिक यूज करने का भी आदेश नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम इस सोसाइटी पर एक धब्बा हो। और फिर उसके पास बढ़ता हुआ कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें नहीं तोड़ने वाला। और वो वहां से जाता हुआ कहता है तो ठीक है, अब तुम्हारे पैरों का क्या किया जाए, क्या मैं रुक जाऊं? ये सुनकर तो डेविड राहत की सांस लेता है लेकिन फिर उसे मुड़कर घूरता है, जिसकी वजह से डेविड रोने लग जाता है। और डेविड कहता है क्या हुआ, मेरे दोनों टांगे मुझे फील क्यों नहीं हो रही? तभी फ्रे स्माइल करता हुआ कहता है मैजिक मिसाइल और उसे जनरेट करता है ऊपर की ओर, जिसे देखकर डेविड डर चुका था। वो चिल्लाते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर हमें उन 2 बंदों को दिखाया जाता है जो कि ऊपर खड़े होकर फाइट को देख रहे थे। वो कहते हैं यह इस लड़के का फर्स्ट ही ईयर है ना, लेकिन इसकी स्किल्स कितनी ज्यादा यूनिक है। उसे देखकर तो वो लड़का मुड़कर जाने लगता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर पूरे के पूरे स्कूल में बता दिया गया था कि फ्रे डेविड के अगेंस्ट से जीत चुका है। यह पूरी तरह से सच है और इसी के साथ अब फ्रे पूरे स्कूल में पॉपुलर हो चुका था। सारे के सारे लोग फ्रे की ही बातें कर रहे थे और ये भी बताया जाता है कि डेविड के गले को तोड़ने के बाद, उसकी हड्डियां तोड़ने के बाद उसको उसकी फैमिली में वापस भेज दिया गया। और बच्चे बातें करते हैं कि डेविड ऑनेस्टली कहूँ तो एक बुरा इंसान भी नहीं था। वो स्कूल के अंदर बहुत ही ज़्यादा शांति से रहता था और कमज़ोर लोगों को बुली करता था। लेकिन अब देखा जाए तो उसके जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा शांति है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस फ्रे ने डेविल के साथ कॉन्टैक्ट किया है। तभी फ्रे वहाँ से जाता है तो उसके सामने वही बंदा आ जाता है जो उसे देख रहा था। वो उससे कहता है तुम ही फ्रे ब्लैंक हो ना? तो फ्रे कहता है तुम कौन हो? तो वो कहता है मैं हूँ 4th ईयर का ट्रेनी, मेरा नाम है ड्रूमन मिलोस्ट। तो फ्रे कहता है
तुम तो अपर क्लास के हो ना, तुम यहाँ पर क्यों आए? तो वो कहता है फ्रे ब्लैंक तुम ट्रूमन रिंग्स को ज्वाइन कर लो। तो फ्रे भी कहता है ट्रूमन? तो वो कहता है हाँ, तुम्हें इसको ज्वाइन करने की आवश्यकता है, ये कितना ज्यादा कूल है, तुम देखो तो सही। ये एक पूरी के पूरी असेंबली है जो कि विक्टोरिया एकेडमी की है। अगर तुम देखो जाए तो हम ट्रूमैन रिंग्स ही इसे प्रेजेंट करते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गैदरिंग है जिसमें हम ज्वाइन है, और इस गैदरिंग में कोई भी आम इंसान ज्वाइन नहीं हो सकता। बताओ तुम इसे ज्वाइन करना चाहते हो, है ना? ये कूल नहीं है? और ये सारी की सारी चीजें फिर शांति से सुन रहा था। वो कहता है बताओ बताओ, तुम इसके साथ अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहते? इससे तुम्हारी फैमिली को भी फायदा होगा। तो फिर अपने मन में सोचता है मेरी तो फैमिली ही नहीं है, और वो पीछे से कहता है तो अब हमारे साथ शांति से ज्वाइन हो जाओ, तुम हमारे साथ मिलके हमारे ओहदे पर चलोगे। ये एरा ऐसा ही है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ये कितना ज्यादा अच्छा होगा। और वो पूरी तरह से फ्रे को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ्रे वहां से जाने लगता है। तो वो भी कहता है तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो, तुम क्या पागल हो? तभी पीछे से एक बंदा आता हुआ कहता है इतना काफी है ड्रूमन, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो वो भी कहता है लॉर्ड पेरजुमन आप यहाँ पर क्यों आए? और वो उसे गाइड करने लगता है। फ्रे भी उसे देखता है और वो भी उसे देखता है। वो उससे कहता है ट्रेनी फ्रे, मैं हूँ यहाँ का मैनेजर ट्रूमन ड्रिंक्स का, और मैं तुम्हें इसमें ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर वो पीले बालों वाला बंदा कहता है ट्रूमन की बातों का बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें ट्रूमन ड्रिंक्स में ज्वाइन करना चाहता हूँ। और वो फ्रे की तरफ देखने लगता है। फ्रे उसकी तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है ये इस एज में कितना ज़्यादा समझदार लग रहा है। और वो कहता है मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाहता। और वो वहाँ से जाता हुआ कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे नाम का कभी यूज नहीं करूँगा। और पीछे से वो कहता है तुम कमीने, लेकिन पीलो बालों वाला बंदा ड्रोमन को रोक लेता है और उसे घूर कर देखने लगता है। तो वो ड्रोमन भी कहता है मुझे माफ करना। तभी वो शांति से फ्रे को जाते हुए देखता है। फिर हमें एक होटल का सीन दिखाई देता है जहाँ पर प्रोफेसर जी ने बैठी हुई थी। वो कहती है मुझे पता नहीं था कि मैंने तुमसे डिनर का ऑर्डर किया था, लेकिन फिर भी मैं आ गई। और हमें दिखाया जाता है फ्रे को जो कि इसाबेला से कहता है मैंने कहा था ना कि तुम चली जाओ, तो तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक क्यों आई? और देखो तो सही तुम यहाँ खाना खा रही हो। तो इसाबेला भी कहती है इससे तुम्हारा क्या मतलब, मुझे तुम दोनों की चिंता हो रही थी। तो फ्रे भी गुस्सा करता हुआ कहता है मैंने कहा तुम यहाँ से चली जाओ, हम दोनों अपनी लिमिट में ही रहेंगे, तुम्हें क्या इसकी परवाह है? और ये सब वो भी देख रही थी प्रोफेसर जी ने। फिर इसाबेला कहती है तुमने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं सिखाया और न ही तुमने मुझे वो मेथड बताया है, तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? तो प्रोफेसर जी ने भी कहती है वही बेटलिंग मेथड, वो जो काइजिन ट्रेन करता था, काइजिन का बेटलिंग मेथड। तो इसाबेला भी करती है प्रोफेसर जी ने आपको इसके बारे में पता है? तो वो प्रोफेसर कहती है हाँ, मैंने इसके बारे में मेज इंस्टीट्यूट में रूमर्स सुने थे, लेकिन मैंने वहाँ जांच करी तो मुझे कुछ नहीं मिला। परंतु फ्रे इसके बारे में कैसे जानता है? फ्रे अगर तुम धोखाधड़ी नहीं कर रहे तो मैं भी इसके बारे में तुमसे जानना चाहती हूँ। तो फ्रे चाय पीता है और खड़ा होकर प्रोफेसर के पीछे आकर उसे हक कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा, लेकिन कुछ और। तो रात में मेरे कमरे में आना पसंद करोगी? और वो उससे फ्लर्ट करता हुआ कहता है जरूर, तुम मेरे पास जरूर आना। और फिर ये देखकर तो प्रोफेसर अपने मन में सोचती है ये मुझसे 20 साल बड़ा है जब भी ऐसी हरकतें कर रहा है। और गाइज उन दोनों के लिप्स बहुत ज्यादा पास आ चुके थे। प्रोफेसर कहती है मैं अपनी बॉडी को रोक नहीं पा रही। तभी बीच में आती है इसाबेला। वो चिल्लाती हुई कहती है प्रोफेसर आप ऐसी गंदी हरकतें कैसे कर सकते हो? ये देखकर तो फ्रे को भी गुस्सा आ चुका था। फिर वो आता है एक किनारे पर जहाँ पर वो शांति से पानी को देख रहा था। वो अपने मन में सोचता है डेमी गोड्स वो इस दुनिया पर राज करते हैं, मुझे नहीं पता कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, लेकिन मैं एक बच्ची को इसमें घसीट नहीं सकता। लगभग 4000 साल बीत चुके हैं और काइजिंग स्क्लेजर और उस आयरिश उनके बारे में तो नाम है, लेकिन मेरा नाम नहीं है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि उस डेमी गॉड को फॉलो करते हैं और उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं? तभी पीछे से आती है इसाबेला और वो फ्रे को देखकर ब्लश करने लगती है। फ्रे उससे कहता है मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, तो बताओ इस एकेडमी में होचो कौन है? तो इसाबेला भी कहती है ओशो, ये कैसा बचकाना नाम है? तो फ्रे दोबारा एक और क्वेश्चन पूछता है मुझे बताओ इस पूरी के पूरे एकेडमी में सबसे पावरफुल ट्रेनिंग कौन है? सबसे पावरफुल ट्रेनिंग कौन है? तो इसाबेला कहती है तुमने मेरे सवालों का तो जवाब नहीं दिया और तुम कुछ सवाल पूछ रहे हो। तो फिर कहता है अगर
तुमने मेरे जवाब दिया तो मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो तुम जानना चाहती हो। तो इसाबेला भी कहती है सच में, और वो कुछ होने लगती है। तो फ्रे भी कहता है तुम एक्साइटिंग लग रही हो। तभी इसाबेला बताती है मुझे लगता है कि सबसे पावरफुल ट्रेनी है पेरून जून। गाइज वही पीले बालों वाला लड़का। और दोबारा फ्रे पूछता है सबसे पावरफुल प्रोफेसर कौन है इस पूरी के पूरी एकेडमी में। तो वो स्टाइल मारती हुई कहती है वो है मेरी आंट। तो फिर भी कहता है तुम्हारी आंट? तो वो कहती है हाँ मेरी आंट इस पूरी के पूरी वेस्टिरिया एकेडमी की डायरेक्टर है, लेडी सीरीस ट्रीजेनिन। फिर वहां पर आती है प्रोफेसर, वो कहती है हाँ और वो है 6 स्टार की आइस मेज, इस एम्पायर में स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी। तो फ्रे भी कहता है क्या 6 स्टार? ओ ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, मुझे लगा 9 स्टार होंगे। तो प्रोफेसर कहती है लेकिन 9 स्टार पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि 3000 सालों से हम बस 8 स्टार को ही रीच कर पा रहे हैं। जितने भी ज्यादा पावरफुल मेज है वो 8 स्टार तक ही पहुंच पा रहे हैं। 9 स्टार तो बस कीवितियां बन चुकी है, जो कभी सच नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तक 3000 सालों में कोई भी 9 स्टार तक नहीं पहुंच सका। तभी फ्रे पीछे पलटकर एकेडमी को देखता है, उसके ऊपर लगा हुआ था बैरियर। वो कहता है ये स्पेल किसने लगाया है बैरियर वाला? शायद ये तुम्हारी डायरेक्टर ने लगाया हुआ। तो वो भी कहती है कौन जानता है, शायद हो भी सकता है। तभी प्रेस सोचता है और ये 6 स्टार ये प्लेस इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, और वो मुझसे ज्वाइन करने को कर रहे थे ट्रूमन रीस। शायद इन सबका कोई ना कोई मेल जोल होगा, लेकिन मुझे इस सीरीज ट्रीजेनिन से मिलना ही होगा। ये वुमन है कौन? मुझे एक बार उससे जरूर मिलना है। तभी फिर कहता है इसाबेला तो भी कहती है हाँ। तो फिर उसे देखकर अपने मन में सोचता है मुझे नहीं पता डेमीगॉड्स का प्रभाव इस दुनिया में कितना है, लेकिन अगर मैंने इस इनोसेंट बच्चे को भी उसमें इवोल्व करा तो दिक्कत हो सकती है। और वो कहता है क्या मैं 7 स्टार पर पहुंचूं? ये सुनकर प्रोफेसर जी ने कहती है क्या 7 स्टार? अगर तुम पूरी की पूरी जान भी लगा दो तो भी 20 साल से पहले पहले 7 स्टार पर नहीं पहुंच सकते। तो फ्रे कहता है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं ज्यादा ट्रेनिंग हार्ड नहीं करने वाला और इन गर्मियों की छुट्टियों में ही 7 स्टार पे पहुंच जाऊंगा। तो वो भी कहती है तुम क्या कर रहे हो? हाँ यह सपना है, लेकिन एक न एक दिन सच जरूर होगा। सपने देखने अच्छे बात है, लेकिन इतना बड़ा सपना भी मत देखा करो। तो फिर उसकी तरफ देखता है और उसको पीछे से हक कर दोबारा फ्लर्टिंग करता हुआ कहता है मेरा सपना तो तुम्हें भी लेकर है, क्या चलोगी क्या मेरे साथ? तो वो भी कहती है अरे रुको तो सही, ये मेरा स्टूडेंट ही है ना, तो ऐसा हरकतें क्यों करता है? और बीच में काटती है इसाबेला, वो कहती है प्रोफेसर आपको ध्यान से संभल कर रहना चाहिए, आप ऐसे बेशर्मों जैसी हरकतें कैसे कर सकते हो? मैं आपकी रिपोर्ट पे ही आंधी से कर दूंगी। ये देखकर फ्रे गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे इसलिए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। और साइड में से प्रोफेसर जी ने भी कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो इसाबेला भी कहती है एक्सक्यूज मी प्रोफेसर, प्रोफेसर जी ने आपका क्या मतलब है मुझे बताओ। तो भी कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं। तभी फिर शांति से समुद्र को देखता हुआ अपने मन में सोचता है मुझे ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक और काम है करने के लिए, तो मैं मिस्टेक नहीं कर सकता, इसलिए वो मैं काम बहुत जल्दी ही करूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है 2 सप्ताह बाद का सीन, जहाँ पर कोई बंदा लड़खड़ाता हुआ उस एकेडमी के अंदर आता है। आयर साइड के स्टूडेंट उसे देखने लगते हैं। वो आता हुआ कहता है तुम कमीने फ्रे, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम कचरा हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये था डेविड। वो क्लासरूम का दरवाजा खोलता है जहाँ पर फ्रे बैठकर किताब पढ़ रहा था। वो फ्रे को देखता हुआ कहता है तुम आज पैदा होने पर भी पछताओगे, मैं तुम्हें इतना मारूंगा। वो चिल्लाता हुआ कहता है अब मैं मेरे सारे के सारे लड़कों को अभी बुला ही रहा हूँ। तभी फ्रे एक ही मैजिक मिसाइल से उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है, जिसे आइट साइड के बच्चे देख रहे थे। फिर डेविड को दोबारा भेज दिया जाता है उसकी फैमिली में, और इस बार फ्रे ने डेविड की नाक भी तोड़ दी थी। प्रोफेसर ये सब बातें फ्रे से कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है फ्रे को, जो कहता है ये कितना मूर्खता भरा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये बच्चे ये हमेशा ही इस स्कूल के अंदर रहते हैं, ये इस जगह से बाहर भी नहीं निकलते। मुझे धीरे धीरे अंधेरा नजर आ रहा है। क्या मैं फ्रे की बॉडी के साथ माना को कैसे हैंडल करूंगा, जबकि मैं अभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए बाहर भी नहीं जा रहा हूँ? ये कितना ज्यादा बेकार है। तभी फ्रे को पीछे से आवाज आती है सफेद बालों वाले बंदे वहीं पर ही रुक जाओ। और पीछे से आता हुआ एक बंदा कहता है मुझे तुमसे बात करने की आवश्यकता है। मैंने सुना है कि तुम्हें मैजिक अच्छी तरह से आता है और तुमने मेरे दोस्त डेविड को भी मारा।
फिर वो आ जाते हैं एक जगह पर। फ्रे और वो बंदा आइड के लड़के उसे फ्रे को देख रहे थे। वो कहता है, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुम बच्चे, तुम्हें अपनी औकात याद होनी चाहिए। तुमने मेरे भाई डेविड को कैसे मारा? वो मेरे भाई की तरह है, इसलिए अब तुम नहीं बचोगे। ये सब बातें फ्रे शांति से सुन रहा था। वो कहता है, ये मेरी इंसल्ट कर रहा है या बेइज्जती, मुझे भी पता नहीं चल रहा। फिर फ्रे उन सभी से कहता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि तुम सारे के सारे एक लड़के को बुली करने के लिए आए हो? तो वो हाथ खड़ा करता हुआ कहता है, ये सब तो बस देखने के लिए आए हैं, तो मैं तुम्हें अकेला ही मारूंगा, तुम छोटे लड़के। और वो दोबारा कहता है, मुझे नहीं पता डेविड को तुमने कैसे मारा, लेकिन अब तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। तुमने डेविड के सुंदर चेहरे को बिगाड़ दिया। ये सब सुनकर तो फ्रे शांति से उबासी लेने लगता है और अपने मन में सोचता है, ये कितना ज्यादा बोरिंग है। तभी वो लड़का कहता है, तो अब आज होगा तुम्हारा फ्यूनरल बच्चे, अब तुम कैसे बचोगे? तभी फ्रे कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी का पूरी टीम लेके आए हो एक बेचारे बच्चे को मारने के लिए। और फिर अपना हाथ घुमाने लगता है। तभी वो कहता है, तुम क्या मुझसे डर नहीं रहे? तुम्हें तो मुझसे डरना चाहिए और अब मैं तुम्हें मारूंगा। लेकिन फ्रे एक ही मैजिक मिसाइल का अटैक करके उसे उड़ा देता है। वो उड़ता हुआ बहुत दूर जाकर अपने दोस्तों से टकराता है और वो भी फिक जाते हैं। और गाइस, उस बंदे का नाम बताया जाता है, वो था एलेक्स। एलेक्स की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी थी। वो सारे के सारे फे पर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं, तुमने उसे पूरी बात खत्म क्यों नहीं करने दी? तुमने बीच में ही अटैक कर दिया, ये तो नाइंसाफी है। तो फ्रे भी कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग रहा था और तुम सब बच्चे, तुम मुझे अकेले ही मारने आए हो, इसलिए मैंने तो बस छोटा-सा अटैक किया है। तो 2 बंदे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इंसल्ट करने की? जिसमें से एक बंदा कहता है, मैं हूँ गिलाड हाउस का सबसे बड़ा बेटा गोल गोरेक्स। और दूसरा टोपा वाला बंदा कहता है, मैं हूँ पिलालर्क फैमिली का सेकंड सन फ्रिक्स है। तो फ्रे भी करता है, मैं हूँ मैजिक मिसाइल, और उनके ऊपर अटैक कर देता है। फिर वो सारे के सारे फ्रे के ऊपर अटैक करते हैं। तो फ्रे अपनी मैजिक मिसाइल से उन सभी को तोड़ मरोड़ के रख देता है। फिर हमें दिखाया जाता है, फ्रे सभी को मार चुका था और उनके ऊपर बैठा हुआ था। वो कहता है, ये कितना मीनिंगलेस है, मैंने इन मूर्ख बच्चों के पूरे ग्रुप को ही पीट दिया, ये कितना ज्यादा खराब है। और फ्रे सो रहा था। फिर वो आंखें खोलता हुआ अपने मन में सोचता है, इन दिनों में कुछ भी नहीं कर पा रहा। और वो उबासी लेता हुआ सामने देखता है, तो सामने थी इसाबेला। वो उससे कहती है, तुमने अपने मैजिक मिसाइल से ये कैसा रक्तपात बचा रखा है? अब दूसरे बच्चे तुम्हें डेथ मिसाइल भी कहते हैं। तो फिर शर्माता हुआ कहता है, मुझे इतनी शर्मनाक बातें भी मत बताओ। और वो बच्चों की तरह इधर उधर हाथ मारता हुआ कहता है, ये कितना ज्यादा बेकार है, मैं बच्चों के ऊपर हाथ उठा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा सबसे ज्यादा कमजोर स्पेल था जिसे मैंने यूज किया। और इसाबेला फ्रे को देखने लगती है। उसे फ्रे बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो फ्रे को देखते ही कहती है, अरे यार, ये कितना ज्यादा क्यूट है। और फिर फ्रे उससे कहता है, बाय द वे, तुम क्या चाहती हो? तो वो कहती है, मैंने तुमसे पहले एक एडवाइस ली थी ना, तो मैंने उसी तरह ट्रोल के ब्लड का यूज करा और उससे मेरी माना पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुमने जैसे बताया था 7:3 में ट्रोल का खून मैजिक एसेंस के अंदर मिलाना है और उसकी पावर बढ़ जाएगी। मैंने भी यही किया और उसने काम किया। तो फ्रे कहता है, ट्रोल के आधे खून को ही मिलाना, तभी ये अच्छे से वर्क करेगा, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसाबेला उससे कहती है, सही में ये बहुत ही बड़ी खोज है। और वो शर्माती हुई फ्रे को देखने लगती है और उसे कहती है, अब तुम मुझे क्या सिखाने वाले हो? तो फ्रे उसकी तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है, क्या मैं इसे टीच कर रहा हूँ? लेकिन ये लड़की खुद ब खुद ही इतनी टैलेंटेड है। वो अगर मेहनत करे तो वो 8 स्टार या 7 स्टार की मेज बन सकती है। और वो इसाबेला को देखता हुआ कहता है, क्यों ना बेटलिंग मेथड के बारे में बात की जाए? तो इसाबेला भी कहती, रियली? तो फ्रे कहता है, हाँ, इन गर्मियों की छुट्टियों में मैं वही सीखने के लिए जंगलों में जाऊंगा, बेटलिंग मेथड को। तुम इसे अपनी आंखों से देख सकती हो। फिर फ्रे कहता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि तुम अपनी जान गंवा दो। तो क्या फिर भी तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? तो इसाबेला शांति से उसे देखने लगती है और कहती है, प्लीज मुझे अपने साथ ट्रेनिंग पर लेके चलो।